जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इस सेशन में दोस्तों फिजिक्स और मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों ये आपका फिजिक्स और मैथ का मैराथन क्लास होने वाला है। इस सेशन में दोस्तों आपको एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस सेशन से। तो दोस्तों इस सेशन में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए इरेज हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया दोस्तों रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों इससे अब क्या करेंगे हम, दोस्तों इससे अब हम परमीकरण कर लेंगे। जब परमीकरण करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता है दोस्तों परमीकरण करते हैं तो जो हर का ये जो प्रोडक्ट होता है इससे क्या करते हैं, अंत और हर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अपोजिट साइन से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और अपान में 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको अब करते हैं। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दो बार है, तो इसको एक बार लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है अपान में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे इसको तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों अब हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा कलर लेने दीजिए, चेंज करने दीजिए। चलिए अब बताइए हमारा क्या हो जाएगा। अब हमारे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, एक बार और लिख लेते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपान में क्या है, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमको पता है cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो दोस्तों जब स्क्वायर उससे बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 2 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अब और क्या लिख सकते हैं, इसको अभी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि cos थीटा से इन दोनों में क्या करना है भाग कर देना है। 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। दोस्तों इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अब आपको दोस्तों पता होगा ये 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा जब हम लिख सकते हैं दोस्तों सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा प्लस ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों टेन थीटा। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये चूँकि फिजिक्स का है। इसमें दोस्तों आपसे बोल रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तापाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। तो दोस्तों तांबा जो शुद्ध किया जाता है दोस्तों विद्युत अपघटन से शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर हैं। तो इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सेक, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको साइन और कास में तोड़ लीजिए। तो सेक को दोस्तों लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, उसके बाद प्लस टेन ए को दोस्तों लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। दोस्तों इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे इसका cos ए यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो दोस्तों एक बार इसको लिख लेते हैं cos ए और जो न्यूमिनेटर में होता है दोस्तों यानी कि अंत में इसको जोड़ लेते हैं 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ दोस्तों जो बचा इसको लिख दें 1 माइनस साइन ए। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसको दोस्तों लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपान दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा cos ए का मल्टीप्लाई 1 करें तो cos ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए होता है, cos स्क्वायर ए और अपान में दोस्तों बचा है cos ए, तो cos ए को लिख लीजिए। और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर
कास स्क्वायर यानी कि 2 है तो 2 एक है, यहाँ से कट जाएगा तो बच रहा है क्या, यहाँ पे केवल बच रहा है कास ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न है उसका था। उसके बाद से दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उत्तल दर्पण है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है 40 सेंटीमीटर दूर, यानी कि आपको यू का वैल्यू दिया है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, यू का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 40 सेंटीमीटर का लिखेंगे -40, ठीक। अब दोस्तों आपको दिया वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि भी का वैल्यू दिया है। भी इक्वल टू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको फार्मूला में रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अगर फार्मूला याद होगा दोस्तों तो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दोस्तों आपका फार्मूला है 1/v और प्लस होता है ना, क्योंकि हमारा क्या है ये दर्पण है, ठीक है। जब हमारा लेंथ होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इसमें अब रख लेते हैं। उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू की वैल्यू -40, भी की वैल्यू 10 दिया है, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू 10 दिया है और यहाँ पर यू की वैल्यू दोस्तों क्या दिया है 40, यानी कि माइनस में दिया है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 1/f इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 40। अब इसका भाग करेंगे तो 4 1 कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 बन रहा है 4, ये -1। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/40, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1/f इक्वल टू 3/40, तो क्या कर सकते हैं इसको पलट दीजिए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 40/3। अब दोस्तों इसको काट लीजिए। जब 3 से 40 काटेंगे तो 13.33 दोस्तों आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद से टिक लगाते हैं। तो 13.33 देख लीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोल रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं। हालांकि इसको हम पिछले सेशन में इसको होमवर्क में दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताए हैं, फिर भी चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है दोस्तों 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई दिया हुआ है, वो दिया है 120 मीटर। उसके बाद से दोस्तों दिया है, अब इसकी चाल दिया है, चाल दोस्तों दिया है दोस्तों, इसका चाल कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और दोस्तों आपको दिया है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 230, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इसमें पूछ रहा हुआ कितना समय लगेगा। दोस्तों जब रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और अपने डिस्टेंस को मिलाकर ही तो पार करेगी। तो दोस्तों इसमें टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 120 प्लस 230, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 350 मीटर दोस्तों, यानी कि रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी 250 मीटर तय करेगी। कितने की स्पीड से चल रही है दोस्तों, 290 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है दोस्तों ये चली रेलगाड़ी। तो दोस्तों आपको आंसर में दिया है सेकेंड में, तो आपको और चाल क्या दिया है 90 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करना है, पहले किलोमीटर से मीटर में और आवर से सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 90 मीटर को, 90 किलोमीटर को दोस्तों यहाँ कन्वर्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, जब 90 किलोमीटर पर आवर दोस्तों कन्वर्ट करते हैं तो इसको दोस्तों 5/18 से क्या करते हैं गुणा करेंगे तो हमें मीटर पर सेकेंड में दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 × 5 90 और 5 × 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। अब 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है तो 230 मीटर की डिस्टेंस कितने समय में कवर कर लेगी दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो चलिए इसी फार्मूला पर लगा लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब इसी फार्मूला दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना ये फार्मूला याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
इस इम्पोर्टेंट फार्मूला दोस्तों आपको एग्जाम में कई सवाल मिल जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए, दूरी कितना दिया दोस्तों 200 यानी कि 350 और आपको समय कितना है दोस्तों 25। ठीक है, अब इसको काट लीजिए दोस्तों। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से काटिए 350 को जब काटेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा हमारा 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 70 को 14 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 14 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार और फिर से, उसके बाद से चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि यह भी सेम प्रश्न है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है दोस्तों। इसमें देखिए आपको लिया हुआ है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल होगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लिया है। तो चलिए, लंबाई पूछ रहा है तो सबसे पहले हम मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई एल है। रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों हमारा हो जाएगा एल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें जो दिया उसको लिखते हैं। आपको इसमें दिया हो दोस्तों, इसमें लिख रहा है रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो चलिए दोस्तों, जब रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को कवर करेगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चाल बराबर आपको फॉर्मूला होना अभी पीछे लिखवाए हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब इस फार्मूला दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कितना, यानी कि दूरी बटे समय से निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी कितना कर रहा है कवर 800 प्लस अपना डिस्टेंस कवर करेगा कितने समय में दोस्तों, 800 मीटर की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 14 यानी कि 100 सेकेंड में, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा 400 मीटर लंबे पुल है तो उसको 60 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो 400 प्लस अपना लंबाई कवर करेगा कितने सेकेंड में दोस्तों 60 सेकेंड में। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे 48 और एक दो जीरो इसमें के और एक जीरो इसमें का। ठीक, और इसका जब करेंगे 60 का एल में तो 60 एल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल दे करके 4 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का, यानी कि 4 जीरो। ठीक, अब प्लस 100 एल हो जाएगा। अब इसको दोस्तों, अब इसको सिंपलीफाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए पक्षांतर करिए इसको। जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या है 100 एल और 60 एल। जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 40 एल। अब ये हमारा 48,000 है, इधर 40,000 जब इधर आएगा तो घटेगा तो हमारे हो जाएगा दोस्तों 8,000। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 से काटेंगे 800 को दोस्तों, तो जेल बराबर क्या हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी 400 मीटर की रेल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 400 कहीं दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लीजिए सही काटे नहीं। हाँ यहाँ पर दोस्तों काटे 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, यानी कि 2 बार में कटेगा, थोड़ा मिस्टेक होगा इसे ध्यान दीजिए, 2 बार में कटेगा ना, तो 200 मीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चालक मतलब दोस्तों ये होता है जिसमें धारा क्या हो आसानी से प्रवाहित हो जाए और तेजी से। तो दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया चालक पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन दिया है तांबा, एल्युमिनियम, कार्बन, चांदी। तो दोस्तों आपका विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। हालांकि महंगा होता है, नहीं तो इसी को दोस्तों इसे घरों में लगाया जाता है। ये चांदी बहुत कीमती है और महंगा मिलता है, इसलिए इसको नहीं लगाया जाता है। इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम से हम लोग क्या करते हैं काम चला लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। तो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, बहुत शानदार प्रश्न भी है। इसमें बोला है दोस्तों यदि √2 sin थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों दिया है √2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो इसे पक्षांतर कर दीजिए। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/√2। अब sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब दोस्तों sin के कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, sin से sin खत्म, बच क्या रहा है
थीटा बराबर कितना बज रहा है, थीटा बराबर कितना बज रहा है 45। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 रन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि एक छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, सेम उसी पर आधारित है। इसमें दोस्तों बोल रहा है यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू √3। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 2 को इधर भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2। अब बताइए दोस्तों ये हमारा cos थीटा को लिख लेंगे। अब ये cos कितने डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2। अब यहाँ से cos खत्म, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 अंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 अंश, यानी कि इसका भी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, ये बहुत शानदार है। इसमें बोला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टिन लेड होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है सिलिकॉन होता ही है, जर्मेनियम भी होता है, लेकिन पारा दोस्तों नहीं होता है। तो दोस्तों अर्धचालक नहीं है पूछ रहा है, अगर इसमें पूछा और अर्धचालक है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मारते, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों बोला अर्धचालक नहीं है, तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है। तो इसका दोस्तों अर्धचालक अगर पूछ देगा तो याद कर लेना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, यह भी खतरनाक प्रश्न है। इसमें बोले दोस्तों यदि थीटा बराबर 45 अंश तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों आपको थीटा का वैल्यू दिया है, जब थीटा का वैल्यू दिया है तो आप रख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 1/sin स्क्वायर 45 अंश। चलिए दोस्तों अब इसका वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए tan 45 अंश का मान क्या होता है। tan 45 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, प्लस 1 अपन आपको sin 45 का मान बताना है। तो sin 45 को 1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा स्क्वायर करिए 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे 1, जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों ऊपर भेज दीजिए, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 यानी कि = 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 3 सी मिल गया है, जो कि 3 उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बहुत अच्छा से भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें बोला दोस्तों अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन दिया ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापी आसवन द्वारा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अशुद्ध कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन द्वारा ही क्या करते हैं, इसे शुद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोल रहा है यदि थीटा बराबर 60 अंश हो तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया है 60, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक। अब प्लस कास 60 का मान होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब आपको यहाँ पर हर सेम दिख रहा है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे अपने न्यूमरेटर को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 + 1/2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ दिया है देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा √3 + 1/2, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न कितना शानदार है। इसमें दोस्तों बोला है द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको द्रव्यमान वाला कोई फार्मूला याद होना चाहिए, उससे निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बल F बराबर क्या होता है m × a होता है। अब द्रव्यमान तो इसमें m फार्मासित होता है, इसी का पूछ रहा है यह किसके इक्वल होता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर से द्रव्यमान का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहीं पर इसको m करान दीजिए, बाकी a को क्या करेंगे इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों F/a = m। दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए F फॉर क्या होता है फोर्स यानी कि बल होता है, ठीक है, यानी कि बल, और F फॉर क्या होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दोस्तों होता है, ठीक है।
तो आपका बल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मास किसके बराबर हो जाएगा, बल बटे त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, बल बटे त्वरण के बराबर हो जाएगा हमारा मास। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि यह हाइट एंड डिस्टेंस का इक्वेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है एक मीनार के पास से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। तो चलिए फिगर ड्रा कर देते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, फिगर बहुत शानदार बना है। इसको थोड़ा पतला करते हैं। हाँ, और दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक मान लीजिए एक दोस्तों एक हमारा मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, इसका हाइट आपसे पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई दोस्तों। अब इसका क्या दिया है, इस मीनार के पास से, मीनार के यानी कि पास से दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है ये 50√3 है। ठीक, और इसमें दोस्तों आपका उन्नयन कोण दोस्तों इसे बोलते हैं, यानी कि ये उन्नयन कोण दे दिया है 60 अंश। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। अब आपको पता होना चाहिए ऊंचाई और आधार का संबंध किस अनुपात का होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऊंचाई और आधार का अनुपात क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, लंब यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। अब आपको दोस्तों इसमें पूछ रहा है, यानी कि लंब की वैल्यू पूछ रहा है और थीटा की वैल्यू दे चुका है। तो चलिए थीटा की वैल्यू दिया है दोस्तों 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब आपसे पूछ रहा है यानी कि हाइट पूछ रहा है, और आधार का वैल्यू दे चुका है दोस्तों 50√3। ठीक है, अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है, उसके बाद से राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों tan 60 अंश का मान होता है √3 अब इक्वल टू h/50√3, ये दिया हुआ है। अब इसका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 करेंगे तो दोस्तों हमारे हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 और 50 का कर लीजिए इक्वल टू h। तो h बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 × 150, तो h बराबर क्या हो जाएगा 150 मीटर दोस्तों, यानी कि हाइट की वैल्यू आपको पता हो गया दोस्तों, यानी कि h बराबर 150 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये बोल रहा है दोस्तों आपको किसी वस्तु अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए प्रकाश की चाल से दोस्तों कोई वस्तु इससे अधिक नहीं चल सकती, यानी कि प्रकाश की चाल अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो आपको दोस्तों प्रकाश की चाल आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है, यानी कि प्रकाश की वेग सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार जबरदस्त है। इसमें दोस्तों आपको दिया है sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। sin a बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, अगर आधार का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो cos a बराबर आधार बट्टे कड़ रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको इस मेथड से नहीं बताएंगे, आपको इस मेथड से सॉल्व कर लेना है। हम आपको दूसरा एक मेथड बताते हैं, उससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा cos a। आपको पता होना चाहिए दोस्तों cos² a बराबर क्या होता है, cos² a बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से। cos² a बराबर होता है 1 - sin² a, आपको ये फार्मूला याद होगा। तो दोस्तों आपसे cos a का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, तो 1 - sin² a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए sin a का वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ दिया है 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं sin a का वैल्यू, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 - sin² वैल्यू दिया है 3/4, तो 3/4 की स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और 4 करेंगे तो 16। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 16 - 9/16। इसको जब घटाएंगे तो दोस्तों रूट में 7, और इसका जब दोस्तों रूट का यानी कि 16 का जब वर्गमूल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रूट में 7/4। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी दिया हुआ है रूट में 7/4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोल रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है यदि
लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता P = क्या होता है 1/f, और ये किस में होता है दोस्तों, मीटर में होता है। ये ध्यान में रहना चाहिए, मीटर डायोप्टर, ठीक है। अब आपको P का वैल्यू दिया है यानी कि -2, और आपसे पूछ रहा है 1/f यानी कि आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किससे निकालेंगे दोस्तों, तो फोकस दूरी किससे निकालेंगे दोस्तों, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या है दोस्तों, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर f जाएगा = ये हो जाएगा 1/-2, ठीक। अब दोस्तों ये -2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। तो यह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1 में जब हम दोस्तों 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, -0 बन जाएगा 0.5 मीटर, यानी कि मीटर में दिया है क्या, यहाँ पर मीटर में दिया है ना। 2 मिनट एक बार देख लेते हैं किस में दिया है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मीटर में दिया है दोस्तों तो सही आया ऑप्शन है, ठीक है। इसको मीटर में, अगर सेंटीमीटर में देता है दोस्तों तो क्या करते हैं, इसको 100 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें सेंटीमीटर में पता चलता है। लेकिन आपको मीटर में ही दे चुका है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। ये लॉग से संबंधित प्रश्न है, बहुत शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों बोला है यदि log x/10 = y हो तो log x² / 1000 बराबर होगा, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो log यहाँ पर x² और बेस दिया है 1000। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, log ये तो x² है तो इसको लिख लेते हैं, लेकिन 1000 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ अब दोस्तों आपको एक फार्मूला याद होगा, या कल हम बताए थे, इसे ध्यान में होगा जरूर, अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो। फार्मूला हम ये बताए थे, log m⁴n और a⁴b हो तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर आएगा और जो बेस के पावर है इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो n/ इसके बेस के पावर जो b है इसके नीचे आएगा, और जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं log m, और यहाँ बच रहा है a। ये दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, ये कल हम फार्मूला में आपको बताए थे, आज भी बता दिए हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं इसी फार्मूला पर। देखिए दोस्तों अभी हमारा 2 आएगा इसके आगे, और बेस का जो पावर है इसके नीचे आएगा, और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दीजिए log x/10। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया है log इतना का वैल्यू दिया है, log x/10 का वैल्यू दिया है कितना, y दिया है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, आपको यहाँ दिया है, देख लीजिए एक बार। log x/10 का वैल्यू आपको दिया हुआ है y, अब यहीं इसको रख लेना है। तो यहाँ इसके जब y रखिए तो क्या हो जाएगा, 2/3 × y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 2y/3। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2y/3, इसका उसमें दोस्तों उल्टा दे चुका है। तो इसको क्या करना है, इसको इरेज कर लेना है, इसको सही कर लेना है, 2y/3 करना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों 2y/3 कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 2y/3, ये ऑप्शन बना लेना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, यही बहुत शानदार है। इसमें दोस्तों बोला है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र को विक्षेपित कर सकता है, हमारा बीटा किरण ही एक वैद्युत क्षेत्र को विक्षेपित कर सकता है। बाकी अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोला है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दोस्तों बताइए, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रेनिन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न बोल रहा है सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है अपसारी किरण पुंज, विसरित किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है। दोस्तों बैरोमीटर में पारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका कम क्या करे, वाष्प दाब को कम करे, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वह रंग बैगनी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, घर में जो प्रवाहित धारा होती है हमारे ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है घरेलू परिपथ में
घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, घरों में विद्युत मोटर को विद्युत बल्ब को क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में वायरिंग कराने का मतलब यह है कि आपको सबको क्या करना है, समान वोल्टेज देना होता है। इसलिए हम लोग दोस्तों समांतर क्रम में घरों में वायरिंग कराते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है रूट में 1 + cos A अपान 1 - cos A। तो दोस्तों इसको क्या कर लेना है, परमीकरण कर लेना है। तो इसको अभी परमीकरण कर दे रहे हैं, cos A अपान 1 - cos A। परमीकरण का मतलब दोस्तों होता है जो हर का नंबर होता है इसका अपोजिट साइन क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + cos A, ये 1 + cos A। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 + cos A, ये 1 + cos A 2 बार है तो इसको लिख लेते हैं 1 + cos A का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लगा लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ दिख रहा है a - b a + b, यानी कि a² - b², a² - b² के फार्मूला रख लेते हैं। 1 को a² भी लिख सकते हैं, केवल 1 भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर लिखने को 1 स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको इसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + cos² का जब वर्गमूल लिखेंगे तो 1 + cos A एक बार हो जाएगा। और दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, 1 - cos² लिखते हैं sin स्क्वायर। जब sin स्क्वायर A को वर्गमूल निकालेंगे तो sin A केवल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे sin A से दोनों में भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 1/sin A। ठीक, और प्लस cos A/sin A हो जाएगा। और दोस्तों 1/sin A क्या हो जाएगा, cosec A। ठीक है, cosec A और प्लस cos/sin A cot A हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, cosec A + cot A। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, cosec A + cot A दिया है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको चलिए बना लेते हैं। इसको दोस्तों आपको बना लेना है cos से, cos थीटा। इसको क्या करना है, cos थीटा बना लेना है। चलिए हम बना देते हैं, cos थीटा कर लेना है, उसके बाद से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें क्या बोला है दोस्तों, 1 + cos थीटा और यहाँ पर 1 - cos थीटा। आपको दिख रहा है a + b a - b, यानी कि 1 - cos² थीटा का फार्मूला बन जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए 1 - cos² थीटा का होता है sin² थीटा होता है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, इसमें दोस्तों बोल रहा है घरों में जो हमारा विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों का लगाया जाता है किस क्रम में। जो अभी बताए हैं दोस्तों, घरों में विद्युत बल्ब का दिया था, अब इसमें यंत्र बोल रहा है। तो दोस्तों आपको पता चाहिए समांतर क्रम में भी यंत्र को लगाते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बोला है दोस्तों, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों एक मीनार दिया हुआ है, ठीक है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा पतला करते हैं। चलिए इसमें दोस्तों आपको दिया एक मीनार, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपको h मान लीजिए और इसकी डिस्टेंस बोल रहा है, यानी कि इसके पास से 21 मीटर, यानी कि 21 मीटर ये हो जाएगा। इसका उन्नयन कोण दोस्तों दिया है 30 अंश। अभी आपको पिछला क्वेश्चन एक बताए हैं, इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है, लंब और आधार का किससे रिलेशन होता है, tan का। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h/21। अब इसको दोस्तों का सॉल्व करेंगे तो tan 30 अंश मान होता है 1/√3 = h/21। अब आपसे बोलिए h की वैल्यू पूछ रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, h की वैल्यू दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका, h की वैल्यू देखिए, h की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए h की वैल्यू क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 21/√3। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21/√3। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है न्यूटन मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है, बल तथा भार का, कर तथा ऊर्जा का, शक्ति तथा ऊर्जा का, वस्तु के जड़त्व के समानुपाती। तो दोस्तों आपका मात्रक होता है बल और भार का दोस्तों न्यूटन ही मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है वेग का एसआई मात्रक दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न।
इसको सही से कर लीजिए ट्रिक। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। दोस्तों यानी कि द्रव्यमान m और वेग भी के गुणनफल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग यानी कि p बोलते हैं, यानी कि संवेग। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है एक वस्तु है, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें बोला है दोस्तों एक वस्तु का वेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए संवेग परिवर्तन का न्यूटन का दूसरा नियम पता होना चाहिए। यह बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है इसमें पी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पी का वैल्यू दिया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ सबसे पहले एक आपको यहाँ कुछ बताते हैं, यानी कि आपको संवेग पी दिया यानी कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया है। यानी कि मान लीजिए आपको अगर 2 सेकंड में दोस्तों अगर इस किसी वस्तु इसको रोक लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, यानी कि संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 2 सेकंड में इसको रोक लेते हैं तो बाकी अगर रोके नहीं तो तब तो दोस्तों क्या है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, जब हम अगर 2 सेकंड बाद इसे रोक लेते हैं तो 0 हो जाएगा। बाकी जब नहीं रुकें तो इसका संवेग 10 है, बाकी समय कितना दिया है 2 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों F बराबर क्या हो जाएगा -5 न्यूटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -5 न्यूटन। इसमें तो माइनस दिया नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन के बल से अगर पीछे खींचेंगे तो बस तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम आराम से रुक जाएगा। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें दोस्तों बोल रहा है 2 गोले 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकरा कर जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। तो दोस्तों इसमें भी न्यूटन के दूसरा नियम लगता है, यानी कि संवेग परिवर्तन का सूत्र लगेगा इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दोस्तों आपको दिया है 2 गोले, यानी कि M1 का वैल्यू दिया है 20 किलोग्राम और M2 का वैल्यू दोस्तों दिया है 80 किलोग्राम। और दोस्तों इसमें बोला है एक द्रव्यमान की इतना की स्पीड से इधर से जा रहा है, यानी कि V1 का वैल्यू दे दिया है 40 और V2 का वैल्यू दे दिया उधर से आ रहा है। तो दोस्तों इधर से आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -10। अब आपको दोस्तों एक सूत्र याद होगा, जब 2 गोले आपस में टकरा करके जब एक साथ जुड़ जाए तो क्या होता है, आपको संवेग समस्या के नियम से आपको पता होना चाहिए, टक्कर के पहले इक्वल टू टक्कर के बाद। अब इसको कर दें कि क्या मतलब है, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा, इसको चलिए टक्कर के पहले का संवेग क्या हो जाएगा M1 V1, ठीक है, माइनस M2 V2। और जब टकराने के बाद दोस्तों जब एक हो जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा M1 + M2 और वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग तो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि टकरा रहे हैं तो अलग अलग वेग से टकरा रहे हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना है। दोस्तों M1 की वैल्यू आपको दिया होगा, यहाँ पर M1 की वैल्यू दिया है 20 और M2 की वैल्यू 80। तो M1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 20। अब वेग क्या है दोस्तों, वेग हमें दे रहा है V1 की वैल्यू 40, तो 40 माइनस M2 वैल्यू आपको M2 वैल्यू क्या दिया है 80 दिया है और V2 वैल्यू -10। M2 वैल्यू क्या आ जाएगा 80 और V2 वैल्यू -10, ठीक। तो उसके बाद इसको चालू करेंगे 20 + 80 और वेग क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 10 है ना, 10 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 ही ना, V1 की वैल्यू 40 है दोस्तों, इसको देख लीजिए ध्यान से 40 है, ठीक है। तो 40 है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 800 हो जाएगा, ये 800 और माइनस प्लस ये भी 800 हो जाएगा, इक्वल टू 8 80 और 20 100 यानी कि 100 भी। इसको जोड़ेंगे तो 1600 इक्वल टू 100 भी। 2 0 से 2 0 गया तो भी का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू भी, यानी कि किस स्पीड से तब चलेंगे 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दोस्तों क्या करेंगे आप चलेंगे। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें दिया है 10 20 30, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, इसमें दोस्तों बोल रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है
माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, फर्मीटर। तो दोस्तों लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं दोस्तों। ये क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न बोला है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से अगला प्रश्न बोल रहा है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, एस रामानुजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। तो इसे याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न बोला है एम्पियर मापने की इकाई है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो दोस्तों एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा वेबर हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न इसमें बोला है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स बोला है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा था। चुंबकीय तीव्रता है ना, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें पूछा है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट टेस्ला होता है। इसे याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी ने, ऑरस्टेड, फैराडे, और आपको एक ऑप्शन दिया होगा वोल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे ने क्या दिए थे? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिए थे दोस्तों। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है गैलोन मीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? दोस्तों गैलोन मीटर के द्वारा हमें धारा का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद से अगला प्रश्न इसमें बोला है दोस्तों थर्मोमीटर क्या है? तापमापी, लघु प्रतिरोध, ताप वैद्युत युग्म, ऊष्मा संवेदी विस्फोटक। तो दोस्तों लघु यानी कि थर्मोमीटर क्या है? लघु प्रतिरोध है। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaNO3। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का दोस्तों आपको ऑप्शन यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगला प्रश्न बोला है इसमें अगला प्रश्न दोस्तों बोला है शुगर से एल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन, श्वसन, प्रकाशन, उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? दोस्तों बीटा उत्सर्जन, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? गामा उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों इसमें एलपीजी का प्रमुख घटक इसमें पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एलपीजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है दोस्तों जल का शुद्धतम रूप है? नल का, वर्षा का, भीम जल, आशुद्ध जल। तो दोस्तों जल का शुद्धतम जल हमारा आशुद्ध जल है। अगला प्रश्न इसमें बोला है दोस्तों आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इसमें अभी कार्य नहीं है दोस्तों, तो अन्नीलन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए जंग से रोकने के लिए क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं, जस्टर चढ़ाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, यानी सर का जस्टर चढ़ा देते हैं। पेंट लगाएंगे तो भी मूर्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे जंग बोलते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न बोल रहा है इसमें कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसको आप क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। इस पर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इसके कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कड़, यानी कि 4/5 का वैल्यू दिया है, लंब किसी माध्यम से निकाल लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़, यानी कि इतना बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन में इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई न कोई सही होगा। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों बोला है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? चांदी, तांबा, सीसा, पारा। तो दोस्तों अभी आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक क्या होता है? चांदी। लेकिन इसमें पूछ रहा है दोस्तों सबसे कम चालक। तो दोस्तों सबसे कम चालक क्या हो जाएगा? सबसे कम चालक दोस्तों हमारे हो जाएगा सीसा। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है log a/2 = 4 माइनस log 4/2 = तो a का मान। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको दिया है log a/2 = 4 माइनस log
4/2 यानी कि एक वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह दीजिए, log a/2 इक्वल टू 4 माइनस log 2। अब 4 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं दोस्तों, हमारा हो जाएगा log a/2 इक्वल टू 4 माइनस 2 log क्या हो जाएगा, 2 log 2/2। अब इतना का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log a/2 इक्वल टू 4 माइनस 2, ठीक। उसके बाद से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों log a/2 इक्वल टू 2। अब एक और फार्मूला दोस्तों बताए थे, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर 2 हमारे एक जगह जाएगा और ये हमारा 2 की जगह जाएगा और यहाँ पर log क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला होता है, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, तो पिछले लेक्चर जरूर देखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 2 इक्वल टू a। तो एक वैल्यू दोस्तों हमारा हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 4 कहीं दिया है कि नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन आपको बी दिया है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से देख लीजिए, इतना इसको सॉल्व किए हैं। उसके बाद से चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आ चुका है, इसमें दोस्तों बोल रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय बोला है दोस्तों, तो लघु पतन के समय दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, सबसे कम होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लघु पतन में सबसे क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न आ चुका है, यह हमारा लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं बाकी सब प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है डायनोमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं इनमें से कौन है। दोस्तों डायनोमो में से दिष्ट धाराएं और प्रत्यावर्ती धाराएं दोनों प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को भी लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों जय हिंद, यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं।